स्टूडेंट क्लास 11 पार्ट है अपना फोर्थ चैप्टर चल रहा था अपना काइनेमेटिक्स के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था अपना मोशन इन ए लाइन, उसके अंदर अपन ने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने एक्सेलरेशन की जो टर्म्स थी वो डिस्क्राइब कर ली थी। एक्सेलरेशन देखा था ए इज इक्वल टू v2 माइनस वी1 ओवर t2 माइनस t1 यानी डेल वी ओवर डेल टी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट। लेकिन जब इस टर्म को क्या कर दिया जाए वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक पॉइंट के ऊपर डिस्क्राइब करना पड़े तो ये टर्म dv ओवर dt के अंदर चेंज हो जाती है। dv ओवर dt के अंदर चेंज हो जाती है। इस टर्म को बोलते थे वेलोसिटी की डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी या एक्सीलरेशन बोलते थे। ठीक है, जिसकी वैल्यू अपन किसी t की वैल्यू के ऊपर यानी टाइम की वैल्यू के ऊपर अपन क्या निकाल सकते थे, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते थे टाइम की वैल्यू रख के। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लिया अपन ने, अब उसी की एक प्रोसेस और है। पहले भी बताया था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लग रहे हैं अपने बीच में, तो अपन मैथमेटिकल चीज़ों को भी साथ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल जो टर्म है वो साथ में डिस्क्राइब करेंगे अपन साथ साथ। अगर मानो अगर अपने पास एस टी स्क्वायर दिया है तो अपने को पूछे वेलोसिटी की वैल्यू, तो अपन निकाल सकते हैं डी एस ओवर डी टी से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एस के अपने पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी डी ओवर डी टी। टी स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा अपने को, डिफरेंशिएशन जो क्या आएगा 2t आएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस का पीछे जो लेक्चर है उसके अंदर देख के आओ। ठीक है, ये आ गया अपना वेलोसिटी। ठीक है, और t की वैल्यू रखी अपन v की वैल्यू निकाल सकते हैं। t की 0 सेकंड पे 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसकी कितनी वेलोसिटी है। लेकिन जब अपने पास ऐसा आ जाए v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 और पूछे कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, अपने को डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी पूछ रहा है तो अपन ने निकाल दी, क्योंकि एक सीधी प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन होता है जिसके थ्रू अपन क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्या है वेलोसिटी की वैल्यू दे दे और क्या पूछे अपने को, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तब अपने पास कोई ऐसी सीधा मेथड नहीं है, कोई नॉन मेथड नहीं है अब तक अपने पास कोई नॉन मेथड नहीं है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, v के थ्रू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक नया जो प्रेसिपिटेशन है वो निकालना पड़ेगा। क्या होता है कि अपने को क्या कहा है, s का डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी पूछ रहा है और अब वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी क्या लगा रहा है, रिवर्स प्रोसेस लगा रहा है। प्रोसेस को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। s का v से और v का वापस s पूछ रहा है, यानी उसके जो पीछे का जो स्टेप था s से v आया तो ये उसके आगे का स्टेप है, लेकिन अब उसने v से s पूछ के उसके पीछे का स्टेप पूछा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक रिवर्स प्रोसेस लगानी पड़ेगी। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा था तो डिफरेंशिएशन की क्या लगानी पड़ेगी, एक रिवर्स प्रोसेस लगानी पड़ेगी जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और अपना टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस। अपन ने पीछे डिफरेंशियल के अंदर ग्राफ्स पढ़े थे कुछ। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता था, ग्राफ का स्लोप होता था। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x ये होती थी। ठीक है, जो क्या दिखाता था, किसी लाइन का एक स्लोप दिखाता था। जैसे ये ग्राफ अपने पास ये लाइन है, अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो क्या करोगे, थीटा tan थीटा ये कितना होगा y और ये कितनी होगी x, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी y और x से इस ग्राफ का अपन क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि अपन ने y एक्सिस के लॉन्ग x एक्सिस का क्या खींचा है, ग्राफ खींचा है। ठीक है, यानी tan थीटा का मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में y के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, यही सिस्टम है। और अपने को बोले कि ये अपनी x एक्सिस है। ठीक है, अपने को बोले कि y एक्सिस का एरिया यानी y जो ये अपना ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया x एक्सिस के लॉन्ग निकालो। ये जो ट्रायंगल बन रहा है OAB, अपने को बोले OAB का एरिया x एक्सिस के लॉन्ग। x एक्सिस का लॉन्ग मतलब क्या है, उसका बेस x एक्सिस से होना चाहिए। अगर y एक्सिस बोलेगा तो उसका बेस क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। ट्रायंगल क्या बनेगा अपना OA, यहाँ पे ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन अपने को क्या बोले, x एक्सिस के लॉन्ग उसका क्या निकालो, एरिया निकालो। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट से क्या कर सकते हो, उसका ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, या पाइथागोरस इक्वेशन लगा के कर सकते हो या नहीं कर सकते। एरिया निकल जाएगा किसका, एक्स एक्सिस का, ठीक है। कैसे, वाई इंटू एक्स बेस इंटू हाइट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन ऐसे ही क्या पूछे, इसका पूछे तो भी क्या आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर क्या हो कि अपना जो ग्राफ है, अपन ने पीछे डिफरेंशियल में पढ़ा था, इंटीग्रेशन में अपन यही पढ़ रहे हैं अब तक कि जो अपना ग्राफ ले रहे हैं वो अपन एक स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं हर टाइम। लेकिन जब अपने पास ग्राफ क्या आ जाए, कर्व थ्योरम में आ जाए, कैसे आ जाए, कर्वी लीनियर ग्राफ आ जाए, कर्वी लीनियर ग्राफ आ जाए, ठीक है। ये अपना वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और अब बोले कि ये जो अपना इतना एरिया है, ये अपना ट्रायंगल तो बन नहीं रहा प्रॉपर। अब बोले कि इस इतने एरिया का एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया निकालो, इस पूरे जो भी अपनी ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है ये, इसका एरिया निकालो, ठीक है। किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, इस पूरे को बेस मान के इसका क्या निकालो, एरिया निकालो, इस पूरे एरिया इसका ज्योमेट्रिकल शेप का। तब कैसे निकलेगा, क्योंकि अपने पास ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, ये क्या है, ट्रायंगल तो है नहीं जिसके थ्रू अपन बेस इंटू हाइट से करके निकाल सकते हैं इसका। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे जो ज्योमेट्रिकल शेप अपना पूरा ये कर्वी लीनियर जो एरिया बन रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को स्ट्रिप के अंदर बांटना पड़ेगा, छोटी छोटी पट्टियों के रूप में बांटना पड़ेगा। जैसे कि ये dx ब्रिड्थ की, dx मोटाई की अपन क्या मानेंगे, एक पट्टी मानेंगे, और ये हाइट क्या मान सकते हैं अपन, y1 मानते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड स्टेप, dx मोटाई और ये हाइट कितनी हो जाएगी, y1 से बढ़ के y2। वैसे ही ये पट्टी हुई, हाइट कितनी हुई, ब्रिड्थ dx, ये y3, ठीक है। अब इस पट्टी का मानो क्या होगा, एरिया कितना होगा इस पट्टी का एरिया, अपन इस पूरे एरिया को क्या मान रहे हैं, ये जितनी शेप बन रही है उसको एक पट्टी के फॉर्म में मान रहे हैं, यानी एक पट्टी का निकाला, फिर उसके आगे वाली का निकाला, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, इस तरह सारी पट्टियों का एरिया जोड़ के क्या कर सकते हैं अपन, इस पूरे एरिया का मतलब पूरी ज्योमेट्रिकल शेप का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो अपने को क्या सबसे पहले स्टेप कौन सी है, एरिया ऑफ कर्व शेप, इसको ओ ए बी मानूं, ओ ए बी का क्या होगा, y1 dx, इस पट्टी का, फिर मान लो इसके जस्ट बाद ये पट्टी है अपने थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई है, मानो ये 7 के अंदर ही है, ठीक है। y1 y2 फिर y3 y4 y5 yn तक है, ठीक है। तो y1 dx फिर y2 dx, मोटाई सबकी क्या ले रही है, जो ब्रेड्थ है वो सबकी dx रहेगी, dx से मोटाई की लेनी है सारी पट्टी अपने को, हाइट उसकी बढ़ती जाएगी y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, क्योंकि ग्राफ अपना क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग स्पेस के अंदर जा रहा है, ठीक है। इस तरह y3 dx ऐसे सो ऑन करते हुए अपने पास क्या आएगी, n पट्टियाँ आएगी, और उन n पट्टियों को जोड़ के क्या कर सकते हैं अपन, उस पूरे एरिया का, इस पूरी ज्योमेट्रिकल शेप का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ये पट्टियाँ अपन ने थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर लिया, लेकिन अगर अपने क्या करें, इनको साथ में मान रहे हैं, ठीक है। फिर उनको n पट्टियों को जोड़ के क्या कर सकते हैं अपन, इस पूरे ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा, इस तरह लिख सकते हैं इसको समेशन की फॉर्म में। 10th क्लास के अंदर सीरीज पढ़ी होगी तो उसके अंदर अपन ने समेशन देखा होगा, सीरीज का जो समेशन होता था, पूरी सीरीज का जो योग होता था, वो उसका फॉर्मूला क्या होता था, इस तरह होता था क्या, y n dx वेयर x इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 to n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके n तक जा सकती है, ठीक है। आगे समझो, यानी समेशन की अपनी लिमिट कहाँ है, n इक्वल 1 से लेके n तक, ठीक है। ये क्या हो गया, अपना एरिया आ गया किसका, इस पूरे ज्योमेट्रिकल शेप का। लेकिन अगर इसके अंदर एक चीज़ नोट की हो कि जितनी भी अपन पट्टियाँ ले रहे हैं वो क्या है, अपन इसको क्या मान रहे हैं, रेक्टेंगल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, रेक्टेंगल मान के चल रहे हैं। कैसे, देखो, यानी ये पट्टी अपने पास, इस पट्टी को क्या माना है अपने, रेक्टेंगल माना है, रेक्टेंगल मान के उसका लंबाई गुना चौड़ाई से करके
उसका एरिया निकाला है। ये अपन क्या मान रहे हैं, इस पूरी पट्टी को एक रेक्टेंगल मान रहे हैं, रेक्टेंगल से उसका एरिया निकाल रहा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी तरह इसको एक रेक्टेंगल मान के लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन जब इसको मैग्नीफाई करके देखें इस शेप को, तो ये क्या हो रहा है, ये कर्व कुछ इस फॉर्म में जा रहा है, ऐसे जा रही है, ठीक है। ये dx, ये अपन y1 मान के चले, तो ये रेक्टेंगल क्या बनेगा, इस तरह बनेगा अपना। अगर रेक्टेंगल मान रहे हैं तो रेक्टेंगल क्या होगा, इस तरह फॉर्म होगा। ये एरिया जो है, ये अपना एरिया, इतना एरिया दिख रहा है, जो यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के अंदर आएगा क्या। अपन रेक्टेंगल का एरिया मान रहे हैं, इसको क्या माने, इस पट्टी का एरिया मानेंगे, तो क्या मानेंगे, एक रेक्टेंगल का एरिया मानेंगे। रेक्टेंगल का एरिया तो यहाँ तक होगा या नहीं होगा, रेक्टेंगल का एरिया कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा। इसके ऊपर वाला जो स्पेस है ये वाला, ये उस फॉर्मूले के अंदर नहीं आएगा। इस पट्टी का जो अपन एरिया निकालते हैं उस एरिया के अंदर ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्थान है, ये इंक्लूड नहीं हो रहा या नहीं हो रहा। रेक्टेंगल का एरिया तो इतना ही होगा ना। ये ऊपर वाला जो खाली स्थान है ये क्या होगा, एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये क्या होगा, बच जाएगा। हर पट्टी के अंदर क्या होता जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पेस क्या होता जाएगा, बचता जाएगा, एरिया क्या होता जाएगा, छूटता जाएगा। और जब वो एन पट्टी की बात करें, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगी अपनी, इन्फानाइट मान के चलें अगर अपन, या मैक्सिमम मान के चलें, तो क्या होगा, ये छोटे छोटे एरिया भी मैग्नीफाई होकर क्या देंगे, अपने रिजल्ट के अंदर एरर ला सकते हैं। यानी क्या सीधी बात है कि अगर ये एरिया क्या है, हर पट्टी के अंदर इतना एरिया छूटता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लास्ट के अंदर रिजल्ट आएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या आएगी, कमी आएगी। यानी ये जो एरिया है अपना, ये इस टोटल के अंदर नहीं आएगा, ये एरिया अपने इस टोटल के अंदर नहीं आएगा। इसलिए इस एरिया को इंक्लूड करने के लिए, इस वाले एरिया को इस जो एरिया अपना, इसको हर फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड करने के लिए, इसके अंदर सबके अंदर इंक्लूड करने के लिए इस समेशन को क्या किया जाता है, ये जो समेशन फॉर्म है ना, इस समेशन फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में चेंज किया जाता है, जो क्या होती है, इस टाइप से होती है। देखो इंटीग्रल फॉर्म क्या होगी इसकी, इस समेशन फॉर्म को किसमें चेंज किया जाता है, इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रल फॉर्म होती है ये, इंटीग्रेशन का निशान होता है ये y n dx लिमिट 1 टेंड्स टू n, लिमिट किसकी है, n की। अब ये जो क्या होगा, समेशन को किस में चेंज कर दिया अपन ने, इंटीग्रल में चेंज कर दिया। ये क्या इफेक्ट डालेगा कि जो समेशन के अंदर क्या होता था, इतना एरिया आ रहा था, अब इंटीग्रल की वजह से क्या होगा, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंटीग्रेशन ले रहा है इसका, ये स्ट्रिप के अंदर नहीं बांट रहा। अब इसको स्ट्रिप के अंदर नहीं बांट रहा, ये पूरे एरिया का ले रहा है, लिमिट लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ये एरिया भी इंक्लूड होगा। इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन जो होता है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप की फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन का जो जितना भी एरिया होता है उसको सबको इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। समेशन के अंदर इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या है कि समेशन में तो क्या होता था, ये एरिया इंक्लूड नहीं होता था, इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये एरिया भी इंक्लूड होगा। अपन कुछ आगे जो एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर ये प्रूव भी हो जाएगा। जो अपना रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्मूले से देख लेना और इस फॉर्मूले से देखना किससे करेक्ट आ रहा है, हमेशा अपने को ये फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट मिलेगा। तो एरिया निकालना हो जब, तो क्या करेंगे अपन, ज्योमेट्रिकल शेप का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन पता चल गया, इंटीग्रेशन क्या शो करता है, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप या एरिया ऑफ ग्राफ। अब डिफरेंशिएशन था और क्या था, इंटीग्रेशन। अब देखो फर्क देखते चलो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर कुछ डिफरेंस है क्या, कैसे दोनों अलग अलग है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे दोनों अलग है वो देखो। पहली बात, दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। दोनों एक दूसरे की क्या है, रिवर्स प्रोसेस है नहीं है। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन। सेकंड चीज, जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है वो हमेशा एक फंक्शन पे अप्लाइड होंगे, किसी नंबर के ऊपर अप्लाइड नहीं होते। जैसे अगर बोले कि 2 का इंटीग्रेशन करो तो नहीं होगा, 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि 2 एक नंबर है। हमेशा जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है वो एक फंक्शन के ऊपर होगा, चाहे वो x हो, चाहे वो x स्क्वायर हो, कोई x क्यूब हो, हमेशा एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है दोनों चीज़। तीसरी बात कि ऑलवेज नॉट अप्लाइड, ये ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो या हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो और फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे टर्म है, ये नहीं है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा और हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फोर्थ,
डिफरेंशिएशन होता है वो एक पॉइंट के ऊपर होता है, इंटीग्रेशन होता है वो एक लिमिट के अंदर होता है। डिफरेंशिएशन आप कभी देख लेना, जैसे अपने वेलोसिटी निकाली थी, v इजिकल टू 2t आई थी, s इजिकल टू 2 स्क्वायर किया था, s इजिकल टू t स्क्वायर है, तो वेलोसिटी निकालो कितनी आएगी 2t। अब t की हर एक वैल्यू, t का एक पॉइंट है, t बराबर 0 सेकेंड, v की वैल्यू 0, t 1 रखेंगे तो v की वैल्यू 2 रखेंगे तो v की वैल्यू 4, यानी t के एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन वेलोसिटी वैल्यू दे दिया कुछ, ठीक है। t के एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, यानी डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ रही है। डिफरेंशिएशन किया ना इसका, तभी v आया है, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, v इजिकल टू ds ओवर dt। इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है, एक पॉइंट के ऊपर आ रही है। लेकिन जब बात करते हैं इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो एक लिमिट के अंदर आएगी, n इजिकल टू 1 टेंस टू n है, तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो एक लिमिट के अंदर होती है, ना कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर होती है, ठीक है। अगली चीज, पांचवा पॉइंट देखो क्या होता है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि जो डिफरेंशिएशन है, जो अपना डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन दिखाता है स्लोप को। डिफरेंशिएशन जो है अपना वो क्या दिखाता है, एक ग्राफ है ऐसे, उसकी कोई स्टेट है, कोई ग्राफ है, उसकी स्लोप को शो करता है, यानी कितना झुका हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना, वो कितने एंगल के ऊपर झुका हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू देता है कौन, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन वैल्यू देता है एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप या एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल ग्राफ। इस पूरे ग्राफ का एरिया को कौन बताएगा, इंटीग्रेशन। इस ग्राफ की स्लोप को कौन बताएगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या दिखाता है, स्लोप को दिखाता है, और इंटीग्रेशन क्या दिखाता है, इस पूरे ज्योमेट्रिकल शेप की एरिया को दिखाता है। आगे समझ में, ठीक है। ये था अपना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। फर्क क्या है पता चल गया। होता क्या इंटीग्रेशन, एरिया निकालने की एक मेथड होता है, या डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, या देखो आगे। अब अपन ने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले देखे थे, ठीक है, उसी टाइप से इंटीग्रेशन का देखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन के अगर आपने पिछले वाले लेक्चर में नहीं देखे तो उसके बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो बुक के अंदर भी बहुत सारे, और उनका एग्जाम्पल भी बहुत है, ठीक है। जैसे y इजिकल टू एक्स की पावर n, कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, y dx, इसका इंटीग्रेशन होता है, यानी x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। डिफरेंशिएशन क्या होता था x की पावर n का, n x n माइनस 1, ये होता था डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है ये, जैसे कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, इसका क्या करो, इंटीग्रेशन करो y dx, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, x n कितना है, 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, कितना आएगा, x की पावर 3 ओवर 3। किसकी वैल्यू आई, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू आई, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है c, जो आपको वैल्यू देगा, आगे देखा क्या होगा, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन के अंदर एक चीज और देखो कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, यानी y इजिकल टू एक्स की पावर -1। इसका फंक्शन, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्मूले से नहीं होगा, यानी अगर y इजिकल टू एक्स की पावर -1 आ जाए तो उसका अपने को क्या करना पड़े, y इजिकल टू डी एक्स, एक्स की पावर -1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना पड़े, किससे, क्या होता है इंटीग्रेशन, x, इस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, x की पावर -1 प्लस 1, नीचे भी -1 प्लस 1, क्या आएगी, इनफाइनाइट, यानी अनडिफाइंड स्टेट। और इंटीग्रेशन क्या आएगी, अनडिफाइंड स्टेट आएगी, अपने पास क्या आएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या एक कंडीशन लगती है, जब y इजिकल टू एक्स की पावर n के हिसाब से करें तो क्या होगा, एक कंडीशन होगी, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अगर -1 होगी तो इस तरह उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग तरह से, जो आगे देखेंगे, ठीक है। अब अगर y इजिकल टू एक्स आ जाए
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x का e की पावर x ही होता था, और इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस में c आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलो एक बार के लिए रहने दो, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर y इक्वल टू e की पावर x हो तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर y इक्वल टू 1 हो, क्या हो, 1 हो तो क्या होगा, या y इक्वल टू कोई dx हो सीधा, ठीक है, सीधे dx हो, क्योंकि अगर 1 भी हो तो उसको क्या करेंगे, इस हिसाब से करेंगे, y dx 1 डॉट dx तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि dx की फॉर्म में हो रहा है। 1 बाहर आ जाएगा क्योंकि 1 तो होगा नहीं। इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को dx में लिख सकते हैं, y इक्वल टू dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, x, यानी dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। अगर dx आ जाए सीधा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। अब देखो कि अगर x इजिकल टू -1 आ जाए, ये स्टेट देख लेते हैं पहले। x इजिकल टू y इजिकल टू -1 आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/x लिख सकता हूँ क्या, x की पावर -1 को इन्वर्स फंक्शन है, नीचे आ जाएगा। अब इसका क्या करो, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log बेस mod x प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूले हो रहे हैं, ये कोई आ नहीं रहा, ये फॉर्मूले अपने अपन खुद हिसाब से नहीं लिख रहे। ये नहीं है कि कोई मैं कैलकुलेशन लगा के इसका उत्तर निकाल रहा हूँ, ये फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले अपने को बुक में लेंगे, ये याद ही करने हैं, ठीक है। ये कोई सीधे नहीं हो रहा कि मैं कोई कैलकुलेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे और फिर आंसर लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूले हैं जो अपने पास बुक में है और अपने को याद करने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं सीधे, ठीक है। इनका ये भी है कि वेरिफिकेशन तो होते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन अपने को याद नहीं करना, मैथ के अंदर आएंगे वेरिफिकेशन, अपने को फिजिक्स में सीधे अप्लाई करने हैं, याद करने हैं अपने को, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। अब log बेस mod x क्यों लिया है, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, -1 थी, ठीक है, और 1/x। ये log बेस mod x का मतलब होता है अगर किसी फंक्शन के बाद मोड लग जाए, तो अगर ये x माइनस का होगा तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस की x आएगी। मोड का काम होता है उस वैल्यू को माइनस प्लस, अगर वो माइनस का है तो उसके अंदर प्लस के अंदर चेंज करना, यानी मोड के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज़ रहेगी। मोड हमेशा क्या रखेगा, हर चीज़ को पॉजिटिव रखेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों को क्या कर देगा, वो पॉजिटिव में चेंज कर देगा, ठीक है। तो मोड x इसलिए लगाते हैं क्योंकि x की वैल्यू वो माइनस को भी क्या कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा, ठीक है। अब देखो 1/x dx, d/dx log बेस x, इसका डिफरेंशिएशन क्या किया था, 1/x आया था क्या, log x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, 1/x। अब 1/x का क्या करेंगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, log बेस x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे की क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। आ गया क्या समझ में, ठीक है। आगे देखो, आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यानी जब अपन क्या लगाए, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाए, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन कि अगर क्या हो y इजिकल टू x² प्लस EX प्लस 1, इस तरह क्या हो अपने पास दो तीन जो फंक्शन है वो प्लस ऐड करके या माइनस करके, कुछ भी तरह प्लस माइनस करके, ठीक है। प्लस के अंदर क्या किया जाए, 2-3 फंक्शन दे दे अपने को ऐड करके, तब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि क्या सीधे होंगे, इंडिविजुअल होंगे, किस तरह से होंगे। तो जब इस तरह आ जाए प्लस के अंदर या माइनस के अंदर, x² प्लस या माइनस कुछ भी हिसाब से आ जाए, तो उनका जो इंटीग्रेशन होगा वो इंडिविजुअल होगा, पूरे फंक्शन का साथ में नहीं होगा, अलग अलग इसका इंडिविजुअल होगा। x² का अलग होगा, प्लस EX dx का अलग होगा, प्लस 1 dx का अलग होगा, इंडिविजुअल होगा जब प्लस और माइनस के अंदर हो। तो इसका कितना आ जाएगा, x की पावर 3/3, क्योंकि क्या होता है y इक्वल टू x की पावर n होगा, तो उसका क्या आता है x की पावर n प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा e की पावर x ही हो जाएगा। इसका क्या आएगा, x आएगा या नहीं आएगा, पीछे तीनों देखे थे, ये क्या आ गई प्लस में c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट,
उसकी वैल्यू अपन देखें, ठीक है। ये क्या आ गया, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है कि जब क्या हो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन है वो प्लस के अंदर, माइनस के अंदर, मल्टीप्लिकेट के अंदर या डिवीजन के अंदर हो, डिवाइड के अंदर हो, तब क्या होगा उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो प्लस और माइनस के अंदर देख लिया, प्लस और माइनस के अंदर होगा तो उसका इंडिविजुअल होगा, हर का अलग अलग होगा, हर चीज़ का क्या होगा अलग अलग होगा। अब देखें मल्टीप्लाई के लिए कि अगर कोई दो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेट हो जाए, यानी y इजिकल टू यू वी हो, u डॉट वी, तब उसका क्या होगा, जो इंटीग्रेशन है वो किस हिसाब से होगा, तो उसके इंटीग्रेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो क्या कि u बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट du dx डॉट v dx ब्रैकेट 1 dx। देखो u को छोड़ो, v का क्या करो इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, u का क्या करो डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का जो इतनी वैल्यू आएगी उसका वापस इंटीग्रेशन बाहर, ठीक है। फॉर्मूले के थ्रू समझो, फॉर्मूले के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या अपने पास अगर ऐसे हिसाब से आ जाए y इजिकल टू एक्स स्क्वायर डॉट क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स आ जाए, ठीक है। तब उसका क्या करना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो तो क्या है एक्स स्क्वायर डॉट ई एक्स है। अब बात करते हैं कि u किसको माने और v किसको माने, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस होता मतलब सीधे होते तो अपन सिंपल फॉर्म में डिफरेंशिएशन के अंदर भी किया था u डॉट v से, तो उसके अंदर तो किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, तीन चार टर्म हो रही है, अगर v की जगह अपन u का इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, तो इसलिए अपने को u और v मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो पहले आ रहा है वो u है, बाद में आ रहा है वो v है, ठीक है। तो इसलिए अपने को क्या मानना पड़ेगा, u और v के लिए एक स्पेसिफिक मेथड होता है कि किसको u माना जाए किसको v माना जाए। मेथड होता है आइलेट मेथड, आइलेट। तो जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, i का मतलब इनवर्स, इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x एटसेट्रा। l का मतलब लॉग वाले, लॉग x, ठीक है। a का मतलब अलजेब्रा वाले यानी x स्क्वायर x की पावर 3, ठीक है, ऐसे अंडर रूट x। t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन x कोस x, ये तो साइन इनवर्स है, ये साइन x सीधे वाले। e का मतलब एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर x वाले, ठीक है, e की पावर x, e की पावर a वाले। तो जो सबसे पहले क्या है इनवर्स, इनवर्स को u मानेंगे। अगर कहीं पे भी अपने पास इनवर्स फंक्शन आ रहा है तो सबसे पहले उसको u मानेंगे, इनवर्स नहीं है तो लॉग को देखेंगे, अगर लॉग है तो उसको u मानेंगे, फिर अलजेब्रा है तो अलजेब्रा को मानेंगे, t है तो t को, e को, एक्सपोनेंशियल है तो e को। अब यहाँ पे अपने पास कौन कौन से टर्म है, एक्स स्क्वायर और ई एक्स है। ई एक्स किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो सबसे लास्ट में आता है। एक्स स्क्वायर है वो क्या होता है, एल्जेब्रिक होता है। तो सबसे पहले यू किसको मानेंगे, ए को या ई को, पहले कौन आ रहा है ए, तो अपना यू कौन होगा एक्स की पावर 2 और वी क्या होगा अपना ई की पावर एक्स। करो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से, यू को क्या रखो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, वी का इंटीग्रेशन माइनस बाहर इंटीग्रेशन डी यू ओवर डी एक्स यानी डी वाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन डॉट ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, डॉट डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, माइनस क्या आएगी, देखो यहाँ पे क्या होगा, डी की पावर इंटीग्रेशन बार पड़ेगी है, एक्स की पावर 2 का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। इस फॉर्मूले से क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 2x आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, डॉट इसका ई एक्स ही हो जाएगा और बाद डी एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर डॉट ई एक्स माइनस 2 तो निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स,
इस पूरे का क्या करना है, वापस इंटीग्रेशन करना है बाहर। तो ये देखो अब ये जो टर्म है